ठीक है, 3 ये मुख्य चीज़ें सीखी थी। और कुछ था याद? हाँ, क्या क्या होता है म्यू? ये कुछ मुख्य फार्मूले हम लोगों ने कल सीखे थे। ठीक है, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, आज है अनुचुंबकीय। इसका बेसिक सिद्धांत का फ़र्क ये है कि जहाँ प्रतिचुंबकीय, यानी कि हम कह रहे थे प्रति मतलब विरोध, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में उसका चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ था उस पदार्थ के अंदर। अब हम यह कहना चाह रहे हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ। अब पहले हम ये देखें कि अनुचुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, उनके क्या उसके अंदर फ़र्क होता है कि प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तन हो जाता है या उनके अंदर दोनों में अलग अलग हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें तो यहाँ का एक विशेष गुण होता है, इसके अंदर पदार्थों के नाम बताओ। एल्युमिनियम, कैल्शियम, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो गुण है वो ये है, इन पदार्थों के परमाणुओं में क्षीण चुंबकीय आघूर्ण होता है। ये कब हो सकता है? कल हम लोगों ने सीखा था जब प्रतिचुंबकीय की बात कर रहे थे कि जब 2 युग्म में होते हैं, और हमने ये भी देखा था कि एक प्रकरण में m प्लस डेल्टा m हो गया था और इसमें m माइनस डेल्टा m हुआ था, और ये माना था हमने कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा था कि दोनों के अंदर बराबर, दोनों में बराबर द्विध्रुव चुंबकत्व पैदा हो रहा था, इसलिए वो एक दूसरे को काट रहा था, तो नेट जो आघूर्ण था वो 0 हो जाता था। लेकिन ये जो पदार्थ होते हैं इसके अंदर ये दोनों एक दूसरे को काटते नहीं है, यानी कि इसका चुंबकीय आघूर्ण और इसका चुंबकीय आघूर्ण फर्क है, यानी कि दोनों के चुंबकीय आघूर्णों में कुछ अंतर होता है। यानी कि परमाणु के, इसका मतलब क्या हुआ, और ये जो आघूर्ण होता है इसको हम प्रदर्शित करते हैं हमेशा इस तरह से। ये दिशा दिखा रहा है, ये इसका परिमाण दिखा रहा है। दिशा है और इसका जो आकार है वो परिमाण दिखा रहा है।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कि यदि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, यदि B इज इक्वल टू 0 है, B बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, पता है ना आपने को, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इज B, और H क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने कहा यदि अगर B 0 है तो उसकी हम क्या परिकल्पना कर सकते हैं कि एक मान लीजिए पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर बहुत सारे परमाणु हैं जिनके अंदर की आघूर्ण यानी कि यहाँ पर बेतरतीबी से जमे आघूर्ण जो है अब अगर हम चुंबकीय क्षेत्र लगाएं तो जितने भी आघूर्ण हैं वो सारे के सारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संयोजित हो जाते हैं। बिखरे हुए आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और यहाँ पर नेट आघूर्ण कितना हुआ यहाँ पर, अब जब हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया तो क्या हो गया, आप देखो ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में है, इसका मतलब चुंबक किस दिशा में हो सकती है, अगर हम देखें तो पदार्थ के अंदर चुंबकत्व कैसे पैदा होगा, बताओ बच्चे, कौन सा ध्रुव एन होगा, कौन सा एस होगा, केवल इस डायग्राम को देख के बताओ। एस से एन, किसी भी चुंबक के अंदर आघूर्ण जो है एस से एन की दिशा में होता है, अपन सीख चुके हैं ना इस बात को। अपन इस बात को जानते हैं कि अगर ये 2L लंबाई है और यहाँ Q पॉजिटिव है M, यहाँ Q नेगेटिव है M, यानी ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ आघूर्ण की दिशा होती है। तो यहाँ पर इस दिशा में है तो आघूर्ण ये क्या हुआ, इसका मतलब ये S हुआ, ये N हुआ, ठीक है। यानी ये इस चुंबकीय पदार्थ में इस प्रकार का चुंबकत्व क्षेत्र जारी होगा यदि चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है तो। इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं कि अगर ये चुंबक है
और ये चुंबकीय पदार्थ है, इसके अंदर ये बना S और ये बना N, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है S to N। ओके, इसके अंदर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र देखें तो क्या बनेगा, ठीक है, N से S, कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत तो मुझे बताना। इसका मतलब इसमें S to N के क्षेत्र में संयोजित हो गए, एक चुंबकीय क्षेत्र भी डेवलप हो गया, आघूर्ण बन गया, लेकिन यह चुंबकीय आघूर्ण इसका अर्थ क्या हुआ कि इसकी जितनी भी रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं, वो इसमें से होकर गुजरना पसंद करेंगी। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय पदार्थ में से गुजरना चाहेंगी। क्यों, कोई बच्चा बताएगा क्यों? आजा बच्चे, अभी शुरू ही किया है। क्योंकि देखो ना, ये N है, ये S है, तो अब इसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगी ना सारी। तो बेसिक चुंबकत्व का सिद्धांत है कि अगर N और S एक दूसरे को आकर्षित करते नहीं करते हैं, तो अब जो इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो इसके अंदर आकर्षित होंगी और वो इसमें से घुस के निकलना चाहना पसंद करेंगी ज़्यादा। अर्थात क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ ये सारी रेखाएं जो हैं इस दिशा में मुड़ गई। जबकि कल प्रतिचुंबकीय क्षेत्र जो पढ़ा था अपन ने, प्रतिचुंबकीय क्षेत्र में क्या था, प्रतिचुंबकीय क्षेत्र में था ये अगर N है और ये S है और यहाँ चुंबकीय पदार्थ रखा है जो कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो इसके अंदर जाने से वो डर रही थी क्योंकि ये भी N था, ये भी S था, इसलिए इसमें क्योंकि विपरीत दिशा के अंदर चुंबकत्व क्षेत्र था, ये इधर जा रहा था आघूर्ण और ये इधर N से S, ये S से N, तो इसके अंदर जाना पसंद नहीं कर रही थी। तो ये एक मेन डिफरेंस है, एग्जाम में ये चित्र बहुत बार आया है। ये दोनों चित्र दिए होते हैं और पूछते हैं कौन सा अनुचुंबकत्व का है, कौन सा प्रतिचुंबकत्व का है। ये प्रतिचुंबकत्व है क्योंकि ये दूर भागती हैं रेखाएं, और ये अनुचुंबकत्व का है क्योंकि उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है जिस दिशा में कि चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हुआ है। ठीक, इसको मिटा दो। इसको अपन बहुत सिंपल रूप में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल रूप में, कोई कठिनाई की बात नहीं। अब इसके गुण देखें जरा। अब गुण अपन को यहाँ से देखने हैं। अब ये पहले देखो जरा, x ओ चाई m इज इक्वल टू m बाई h। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र डेवलप तो हो रहा है, लेकिन जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उससे कम है, उसकी तीव्रता से कम हो रहा है, लेकिन दिशा क्या है, उसी दिशा में, दिशा पॉजिटिव हुई। इसका मतलब पहली बात तो लिख सकते हैं अपन, दिशा तो हुई पॉजिटिव। अब बताओ
चाई m की वैल्यू क्या होगी? कौन बच्चा बताएगा? सोच के बताओ। एक से तो कम होगी, एक से तो कम होगी नेचुरली, कि अपन ये कह रहे हैं कि ये कम है और ये ज़्यादा है। मतलब इतना ज़्यादा क्षेत्र था लेकिन इसके अंदर चुंबकत्व कम पैदा हुआ। ये अपन ने शुरू से देख लिया ना, कम बेहतर बेहतर है कि कम चुंबकत्व, क्षीण चुंबकत्व पैदा हुआ है। इसका मतलब जो ये है ये राशि h से कम है, m इज स्मॉलर देन h, इसलिए चाई की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1। क्योंकि किसी भी छोटी चीज़ में, यानी कि अगर ये मान लो 6 है और ये 8 है तो कितना होगा? ठीक है ना। तो ये 1 से तो कम है लेकिन ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसका जो आघूर्ण की दिशा है उसी दिशा में है जिस दिशा में कि चुंबकन हुआ है। ठीक है। अगर ये है तो आप बताइए, बिल्कुल सिंपल सिंपल लेके चलना है अपने को। तो अपने अब ये क्या हो गया? म्यू आर 1 प्लस चाई m, ये पॉजिटिव है, एक से छोटा है, तो इसलिए क्या होगा? म्यू आर छोटा कैसे होगा? अगर मान लीजिए एक में 0.75 जोड़ दो तो क्या होगा? एक से तो बड़ा ही होगा ना बेटा हमेशा, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए एक से बड़ा होगा, इसलिए ये एक से बड़ा होगा। यही आते हैं एग्जाम में चीज़ें। और अगर ये एक से बड़ा है तो इसका मतलब हुआ म्यू अपॉन म्यू ज़ीरो एक से बड़ा हुआ, क्योंकि म्यू आर इज इक्वल टू ये है, और ये एक से बड़ा है, इसका मतलब म्यू इज ग्रेटर देन म्यू ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ? पदार्थ की क्या होती है? चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता से सिंपल। किसी को कोई डाउट मन में? कहीं मेरे लिखे द्वारा कोई चीज़ समझ में रही हो, नहीं आई हो समझ में? बिल्कुल लॉजिकल लिखा है अपन ने, बिल्कुल जो लॉजिक है उसी को लिखा है। और इसलिए बच्चे कन्फ्यूज होते हैं एग्जाम में, क्योंकि इसको लॉजिकल नहीं, बस को डायरेक्ट लिखना चाहते हैं। बच्चे रट लेते हैं, बच्चे रटने की कोशिश करेंगे उसको कि हाँ भाई ये इसमें म्यू बड़ा होता है, इसमें चाई छोटा होता है, तो हमेशा एग्जाम में गलत होने, क्वेश्चन होने की संभावना पूरी है। ये बात समझ गए आप? अब यहाँ पे लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ और होती है अनुचुंबकीय पदार्थों में। जो अभी हमने पढ़ा था प्रतिचुंबकीय, उसमें चुंबकीय हो ही विपरीत दिशा में रहा था, उसमें उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन ये अब ये बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन m इज इक्वल टू 1 अपॉन m प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन t। t क्या है? कौन सा ताप? परम ताप। m परम ताप होता है, और दूसरा m किसके प्रोपोर्शन होता है? यहाँ पर जो अपन ने यहाँ पे देखा h के, जैसे जैसे h बढ़ता है वैसे वैसे m बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं m इज प्रोपोर्शनल टू h बाई t, या हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू c इंटू h बाई टी। c इज ए कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को यानी क्यूरी स्थिरांक क्या हो गया? क्यूरी स्थिरांक किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ की
चुंबकीय छेद की तीव्रता और ताप से जो संबद्धता है उसको बताता है। क्यूरी स्थिरांक किसको बता रहा है? सी बता रहा है कि जो चुंबकन पैदा हुआ चुंबकीय छेद की तीव्रता के कारण उस पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह का आता है कि आप ऐसा पदार्थ जिसके अंदर चुंबकन जो पैदा हो रहा है वो न केवल चुंबकीय छेद की तीव्रता परंतु ताप पर भी निर्भर करता है, तो उसको क्या कहेंगे आप? अनुचुंबकीय पदार्थ है। वह पदार्थ जिसके अंदर चुंबकन M, H चुंबकीय छेद की तीव्रता के साथ साथ परम ताप पर भी निर्भर करता है, वे अनुचुंबकत्व रखने वाले पदार्थ होते हैं। पार्डन? प्रतिचुंबकत्व में ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। वो इससे नहीं होता, वैसे भी वो उल्टे दिशा में आघूर्ण पैदा कर रहा है तो उसके अंदर चुंबकत्व तो बहुत ही क्षीण सा होता है, वही नेग्लिजिबल है बिल्कुल। इसमें लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ज़्यादा है। ये बात समझ में आई? ये क्यूरी की इक्वेशन। हाँ होता है ना, वो भी आगे आएगा। कोई भी स्थिरांक है इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ मान तो है ही। यार पता नहीं क्या चक्कर है, क्यों नहीं रखते हैं सही है? पढ़ाने के लिए यही तो चीज़ की आवश्यकता होती है। ये कौन कौन से पदार्थ होते हैं? लोहा, निकल एंड कोबाल्ट। अब इसकी थ्योरी समझ लो अच्छे से जल्दी से। अभी तक हमने देखा कि पहले वाले के अंदर तो आघूर्ण की कोई बात ही नहीं थी। दूसरे में देखा कि जो परमाणु थे उन परमाणु के आघूर्ण थे और बिखरे हुए थे अलग अलग, तो हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया, उसके कारण वो एक दिशा में आ गए, लेकिन उनका आघूर्ण कम था। अब यहाँ लौह चुंबकत्व में क्या होता है? इन पदार्थों में परमाणुओं का आघूर्ण बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। अब इन ज्यादा होने के कारण इसलिए आसपास के परमाणु जिनका की आघूर्ण समान सा होता है, एक घर बना लेते हैं। जिसे डोमेन कहते हैं। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये एक अणु है, उसके अंदर परमाणु हैं बहुत सारे, तो हमने कहा आघूर्ण हमने दिखाने का तरीका सीख ही रखा है यूँ। अब क्योंकि इतने सारे दिखाना चाहते हैं, अपन ये भले नहीं दिखाएं तो एक अकेले इसको भी दिखा सकते हैं। तो इसका जो साइज़ है वो तो उसका परिमाण बताएगा और ये दिशा बताएगा। तो अब यहाँ क्या होता है कि ये अलग अलग घर बन जाते हैं। और इन घरों में एक सी आघूर्ण दिशा वाले परमाणु आके इकट्ठे हो जाते हैं।
एक सी दिशा वाले परमाणु इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया। ये है इंपॉर्टेंट बात। अब जैसे ही हमने बाह्य क्षेत्र लगाया, तो मान लीजिए हमने इस दिशा में लगाया, बाह्य क्षेत्र इस दिशा में लगा दिया हमने। ठीक है, अब ये जो भी, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, अब जो डोमेन, सारे के सारे डोमेन धीरे धीरे घूमना शुरू करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमना शुरू कर देंगे। क्यों कर देंगे बताओ? ठीक है, अब ये क्यों घूमने लगेंगे? अपन ने सीखा था ये n है, ये s है। अब यहां पे क्या हो रहा है? बहुत अधिक आघूर्ण है इनका, बहुत अधिक आघूर्ण है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय पदार्थ का, तो ये वाला जो है ये घूमेगा इधर, इसकी दिशा में होना चाहेगा। ये वाला इसकी दिशा में है, ये इसकी दिशा में घूम के यहाँ जाना चाहेगा, ये इसकी दिशा में घूम के यहाँ जाना चाहेगा, और ये इसकी दिशा में घूम के यहाँ जाना चाहेंगे। यानी कि सारे के सारे जितने भी आघूर्ण हैं वे अपने आप को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले जाना शुरू कर देंगे। इसका परिणाम क्या होगा? अब एक साथ तो जा नहीं सकते सबके सब। इसका परिणाम क्या होगा? जो डोमेन B0 की दिशा में होंगे, दिशा में थे, पहले थे, उनका आकार बढ़ जाएगा। समझ आई बात या नहीं? अब मान लीजिए ये वाले थे पहले से इस दिशा में, तो ये इस दिशा में होकर आएंगे, तो इसका आकार बढ़ जाएगा। इसी प्रकार ये इसकी दिशा में मुड़ेंगे, इसका ये भी इसके अंदर मिल जाएगा, इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। तो क्या हो जाएगी शेप? मान लो बीच की एक छोटी सी स्टेज पकड़ ली हमने, ये भी उस दिशा में जाने वाले हैं, लेकिन अभी तक जा नहीं पाए। समझ में आ रहा है? अब हमने B0 को और बढ़ाया, B0 को और बढ़ाया, तो सारे के सारे डोमेन जो हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएंगे। ठीक है, अर्थात
ठीक है, अब इसके आगे हम बाह्य क्षेत्र कितना ही बढ़ाएं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब सारे के सारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपने आप को व्यवस्थित कर चुके हैं। अब आप कितना ही बढ़ाओ उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब यहां पर हमने ताप बढ़ाना शुरू किया, जैसे ही ताप बढ़ाते हैं तो परमाणु की गति बढ़ जाती है, परमाणु की गति बढ़ जाती है, तो क्या होगा, वो पुनः अलग अलग दिशाओं के डोमेनों में चलने लगेंगे। ठीक है ना, ये तो सैचुरेशन में पहुंच गए। अब हमने टेम्परेचर और दे दिया। अब चुंबक का तो बढ़ाने से कुछ नहीं होता, तो हमने देखा कि चुंबक अगर हम ताप बढ़ाएं तो क्या होगा, ताप बढ़ाने से परमाणु अपनी गति करने ज़्यादा गति करने लग जाते हैं। अपन जानते हैं कि जब भी ताप बढ़ाते हैं परमाणु खूब जैसे गति करते हैं। जब परमाणु गति करने लग जाएंगे तो ये दोबारा जो व्यवस्थित हो गए थे एक डायरेक्शन में, ये बिखर जाएंगे। आप सोचो ना, कोई रखी है तीलियाँ एक डायरेक्शन में, आपने उसको हिला दिया है बेटे। हाँ हाँ, चुंबकीय क्षेत्र में तो रखा हुआ है, यहाँ से रख दिया ना अपन, इस जगह चुंबकीय क्षेत्र रख चुके थे, इस स्टेप से अपन चुंबकीय क्षेत्र में रख चुके थे इसको। ताप बढ़ाया तो सारे हिलने लग गए, तो उनके डोमेन वापस कुछ ना कुछ बिगड़ने लग गए, ये इस दिशा में नहीं रहे। और अब क्या हुआ कि ये बिगड़ के ऐसे हुआ, अब उस दिशा में तो आ नहीं सकते, अलग अलग ग्रुप तो हो नहीं सकते। अब ये वाले ये हिलेंगे थोड़े बहुत, समझे फर्क क्या हो रहा है। यहाँ तो ये एक साथ थे, एक एक आघूर्ण वाले साथ साथ थे, अब ये सब एक दिशा में आ गए। एक दिशा में रखी हुई थी, हमने एक डिब्बी को हिलाया जोर से, तो अब ये जो तीर हैं वही अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, ये कब किस में होता है, प्रति जो कि हमने क्या अनुचुंबकीय पढ़े थे, अनुचुंबकीय पदार्थ पढ़े थे हमने। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते लौह चुंबकत्व पदार्थ अर्थात लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल गया। इस ताप को क्या कहते हैं, क्यूरी ताप। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। वैसे मैंने बहुत सरल भाषा में और सरल तरीके से चित्र बना के समझाया, कहीं आपको मिलेंगी नहीं चीज़ें। कोशिश मैंने की है कि आपको सरलता समझ में आ जाए, नहीं तो बहुत परेशानी होती है किताब में समझने में। इसको समझ में आ गई बात। तो अब हम देखते हैं कि लौह चुंबक जो चुंबक के पदार्थ जो हैं उनके गुण क्या होते हैं। अब आप खुद बता सकते हो गुण तो हैं बच्चे ना, उल्टा है, जिनमें डोमेन बने हुए हैं वही लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये बेटा कल फर्क बताया था ना आपको, ये पदार्थ के गुण हैं, उनके उन गुणों के हिसाब से हमने पदार्थों को अलग अलग किया है। वो पदार्थ जिनमें कि इस तरह के डोमेन बने होते हैं, बन जाते हैं, वो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। डोमेन इससे बनते हैं क्योंकि उनका जो चुंबकीय आघूर्ण जो है, बताया था ना अभी आपको, जो चुंबकीय आघूर्ण है वो बहुत सारे परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण बहुत ज़्यादा है, और जिनका करीब करीब बराबर होता है वो एक एक साथ ग्रुप हो जाते हैं। मैं लिखा ना, देखो आघूर्ण समान सा, इसलिए मैंने लिखा था ये। तो जिन जिन के चुंबकीय आघूर्ण करीब करीब बराबर हैं वो इकट्ठे होकर एक घर में आके बैठ गए, दूसरे वाले इनके एक से थे वो इधर आके बैठ गए। ठीक है, दिशा और परिमाण दोनों के हिसाब से। ठीक है बच्चे, इस चैप्टर में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ये आपको इस तरह से मैंने इसलिए बताने की कोशिश की है,
मैंने 5-6 किताबों से निकाल के इसको बनाया है, जिससे कि आपके मन में बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि किस तरह से इतना आसान तरीके से हो रहा है। अब इसके लौह चुंबकत्व के गुण देखो ज़रा। गुण में अपन ने 3 ही चीज़ सीखी है। पहला क्या देखते हैं, काई। काई इज इक्वल टू क्या होता है, M/H। तो यानी कि H से तीव्रता के कारण बहुत सारा चुंबकत्व पैदा हो रहा है। अपन ने देखा ना कितना स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इसके अंदर आघूर्ण पैदा हो गया। यानी कि थोड़े से H के कारण ज़्यादा चुंबकन पैदा हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, M बड़ा है बहुत, इसलिए काई 1 से बड़ा होगा एवं पॉजिटिव होगा। दूसरा म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू ज़ीरो इज इक्वल टू 1 प्लस चाई। तो 1 प्लस चाई 1 से बड़ा है, इसका मतलब म्यू आर क्या होगा, 1 से बहुत बड़ा होगा। 1 से बहुत बड़ा होगा, इसका मतलब म्यू अपॉन म्यू ज़ीरो 1 से बहुत बड़ा होगा, इसलिए म्यू बहुत बड़ा होगा म्यू ज़ीरो से। इसका क्या मतलब हुआ, म्यू बहुत बड़ा होगा म्यू ज़ीरो से, यानी कि पदार्थ की चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता से बहुत ज़्यादा है। बस ये 3 निकालने होते हैं, तीनों एक दूसरे पर निर्धारित है। ठीक है, लोहे के लिए जो म्यू आर की वैल्यू होती है म्यू आर इज 1000। ठीक है, 1000 इसकी यूनिट भी होती है, म्यू आर जो म्यू की यूनिट होती है, एम्पियर पर मीटर। इसका क्या निकालते थे, पूरे निकाले, एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे को। ये समझ में आई बात, इसमें कोई कठिन तो नहीं लगा होगा आपको बिल्कुल। किस तरह से इन तीनों के हमने गुण निकाल लिए, गुण निकालने में कोई भी परेशानी नहीं आई, क्योंकि हमको पता था कि ये बेसिक 3 चीज़ ऐसी होती हैं और इन 3 चीज़ों में ये बढ़ा के हम इसको बना रहे हैं। एक नई चीज़ सीखी है कि इसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो वापस डोमेन, जो डोमेन तो टूट चुके थे पहले ही, अब जो आघूर्ण थे ये वितरित हो जाते हैं, और वितरित हो जाते हैं तो ये अणु चुंबकीय पदार्थों में बदल जाते हैं। ओके, मिटा सकता हूँ, मजाक तो नहीं कर रहे हो। सारे संसार में जो भी कोई चीज़ चल रही है मशीन के रूप में, वो सारा चुंबकत्व पर निर्भर करती है। आज चाहे वो मोटर का कर्वेचर हो, चाहे पंप चल रहा हो, चाहे कोई मशीन चल रही हो, हर चीज़ के अंदर हमें एक चुंबक की आवश्यकता होती है। चुंबक के ज़्यादा कुंडली घूमेगी तो बिजली बनेगी। ये सिद्धांत तो सब कुछ संसार के अंदर जो चल रहा है उसके इस पे निर्भर है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चुंबकीय शैथिल्य पाश। चुंबकीय शैथिल्य पाश क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, कुछ याद है? हिस्टेरेसिस कर्व। नहीं, ये जरूरत नहीं आपको याद करने की, इतना कठिन शब्द क्यों याद कर रहे हैं। शैथिल्य, चुंबकीय शैथिल्य मतलब चुंबक की शक्ति कितनी गिर गई, शिथिल हो गया, यानी किसी पदार्थ में चुंबक कितना कमज़ोर हो गया। ठीक है ना, जैसे मैं पहले 10 किलोमीटर दौड़ता था, आजकल केवल 6 किलोमीटर दौड़ता हूँ, इसका 10 किलोमीटर नहीं दौड़ पाता, 4 किलोमीटर का ह्रास हो गया मेरे अंदर। तो चुंबकीय शैथिल्य यानी कि मेरे को दौड़ने का शैथिल्य हो गया, उससे समझना आप। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि चुंबकीय शैथिल्य पाश क्या होता है। अभी हमने जो सीखा है केवल उसी के आधार पर अपन देखते हैं।
यहाँ हमने बनाया H और उधर बनाया M। M भी बना सकते हैं। इसको अगर अपन और भी सिंपल रूप में समझने की कोशिश करें तो इसको हम B भी ले सकते हैं। पहले B से ले लेते हैं फिर M से लेंगे, ये ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उसकी। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर ऐसे लेने का क्या मतलब है कि जितना जितना हम H बढ़ा रहे हैं, H क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब जितना भी हम कुंडली के अंदर अगर हम करंट बढ़ाते जाएं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से चुंबकीय क्षेत्र पे कितना प्रभाव पड़ेगा। हम क्या निकाल रहे हैं इस कर्व से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं उसके अंदर, उस चुंबकीय क्षेत्र से कितना चुंबकत्व या चुंबकन या बी बन रहा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उस पदार्थ के अंदर। ओके, अब हमने सबसे पहले H 0 से स्टार्ट किया तो उस समय B भी 0 होगा, यानी कुंडली के अंदर ठीक है। जब H 0 है तो B भी 0 होगा। अब धीरे धीरे हमने H को बढ़ाना शुरू किया। H को हमने, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, H को बढ़ाना शुरू किया। H को बढ़ाना शुरू किया तो चुंबकत्व इसका बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, डोमेन इकट्ठे होते जा रहे हैं। यानी जो अपन ने सीखा था ना, यहाँ पे अलग अलग दिशा वाले जो थे डोमेन, वो धीरे धीरे एक दिशा में आ रहे हैं, घूमते रहे और एक स्थिति ऐसी आ गई जबकि वो अपन ने कहा था कि अब चाहे H कितना बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसे कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि है संतृप्त बिंदु। ये तुमने तक कब पढ़ा है, ये समझ में आ गया कि संतृप्त बिंदु क्यों आता है। अगर आपने पहले पढ़ा था लोहे वाला तो इजी समझ में आ जाएगा कि अपन ने कहा था कि वो एक दिशा में आ गए सारे। जब एक दिशा में आ गए सारे के सारे डोमेन, तो अब आप कितना भी H बढ़ाओ, बाह्य क्षेत्र बढ़ाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चुंबकीय क्षेत्र तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कोई ज़्यादा चुंबकन नहीं होगा उसका ज़्यादा। इस स्थिति को कहते हैं संतृप्त बिंदु। इसे कहते हैं संतृप्त बिंदु। अब हमने जब यहाँ पहुँच गए, अब ये ध्यान से देखो क्या हो रहा है, जब यहाँ पहुँच गए अब हमने वापस करंट को कम करना शुरू कर दिया। हमने क्या किया, करंट को कम करना शुरू किया। करंट को कम करेंगे तो चुंबकत्व कम होने लग जाएगा, यानी कि अब हमने सेकंड, ये तो फर्स्ट स्टेज थी, ये सेकंड स्टेज आई। हमने अब धीरे धीरे H को कम किया, अर्थात धारा को कम किया। जब H 0 था शुरू में तो B भी 0 था, लेकिन ये देखने में आया इसका जब हमने अध्ययन किया कि अब H जब 0 हो गया, घटते घटते यहाँ पे H 0 हो गया, H = 0 आ गया, क्योंकि H एक्सिस ये वाली है, यहाँ पे H 0 आ गया। लेकिन अब B 0 नहीं हुआ, यहाँ पर S तो 0 हो गया यहाँ पे, लेकिन B 0 नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, हमने करंट पूरा हटा लिया, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर कुछ चुंबकत्व रह गया। समझे, इसका क्या मतलब हुआ कि हमने S तो 0 कर दिया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र यानी जो करंट था हमने 0 कर दिया, लेकिन उसके 0 करने के बावजूद भी ये 0 नहीं हुआ चुंबकीय क्षेत्र।
चुंबकन जो उसके अंदर पदार्थ पे चुंबकन पैदा हुआ था वो 0 नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे हमारे चले थे दोनों 0 0 थे, दोनों 0 0 थे। अब हमने ये देखा जब एक्सपेरिमेंट किया है इसको 0 करते करते कि यहाँ पे H तो 0 हो गया लेकिन B 0 नहीं हुआ। इस चुंबक H 0 होने पर भी बाकी रहे B को अवशेषात क्या होता है, अवशेष चुंबक, अवशेषात्मक, बहुत ही गंदा सा वर्ड है, नहीं इसको कहते हैं चुंबकत्वाश, नहीं लिख भी नहीं सकता, सरल भाषा में लिखते हैं चुंबकत्वावशेष। अब सही हो गया। इसको अगर दो भागों में बांट दो तो क्या हुआ, चुंबकत्व प्लस अवशेष, यानी कि बचा हुआ। ये ज़्यादा सरल आएगा ना समझ में। यानी कि H 0 होने के बावजूद भी जो उस पदार्थ के अंदर चुंबकत्व बच गया उसको कहते हैं बचा हुआ चुंबकत्व, यानी कि चुंबकत्वाशेष। अब हमने थर्ड स्टेप लाया, अब हमने इसको करंट को और कम किया, यानी कि अब हमने नेगेटिव डायरेक्शन में करंट को बढ़ाना शुरू किया, यानी कि नेगेटिव दिशा में अब यहाँ फिर एक मजेदार बात देखने को मिली कि जब ये 0 हो गया, क्या चीज, B, यहाँ पे B 0 नहीं हुआ था, अब यहाँ पे B 0 हो गया। S की वैल्यू तो है बेटा, S तो 0 नहीं हुआ ना, S तो ये है, अर्थात यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि B इज इक्वल टू 0 तो हुआ, परंतु H नहीं, ठीक है। H की यह वैल्यू, H की यह वैल्यू यानी कि नेगेटिव वैल्यू, H की यह वैल्यू जो कि नेगेटिव है, जो कि B को 0 बनाती है, वह निग्राहिता कहलाती है, निग्राहिता कहलाती है। यानी कि अगर हम इसको मान ले O A B C D E F, तो OD इज निग्राहिता, और चुंबक का अवशेष क्या था, OC। अब हमने नेगेटिव करंट को और बढ़ाया, तो अब क्या हुआ, नेगेटिव करंट को और बढ़ाने से वो जो डोमेन थे विपरीत दिशा में, अब क्योंकि नेगेटिव दिशा में अपने करंट बढ़ा रखा है, तो वो सारे जो डोमेन थे अब इस दिशा में अपने आप को स्थापित करने का कोशिश करने लग जाएंगे। कोई यूँ घूम के आ रहा है, कोई यूँ घूम के आ रहा है, लेकिन सब इस दिशा में लाना चाहेंगे। और एक स्थिति ऐसी आएगी जबकि सारे के सारे इसी दिशा में स्थापित हो जाएंगे। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। जब ये विपरीत दिशा में इस तरह से स्थापित हो जाएंगे, इसके आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कितना ही उसके अंदर हम बढ़ा दें H, तो B पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो ये दोबारा कौन सा बिंदु आ जाएगा, संतृप्त बिंदु दोबारा आ गया है।
ठीक है। अब बाकी वाली साइकिल बिल्कुल ऐसी है जैसे अपन ने यहाँ किया, इधर गए, ये वाला जो बचा हुआ है चुंबकत्व अवशेष नेगेटिव वाला, फिर हम इसके और आगे बढ़ाया हमने, तो ये क्या बन गया, निग्राही, यानी कि वो H की वैल्यू जिसके कारण कि B 0 हो जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और फिर ये संतप्त बिंदु पर पहुंच गया। ये किसी भी लौह चुंबक, जो लौह चुंबकत्व पदार्थ है, उसका किस तरीके से बाह्य चुंबकीय अगर हम क्षेत्र बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये शैथिल्य पाश बताता है। इस शैथिल्य पाश के अध्ययन से हमको पता लगता है कि हम किस तरह का चाहते हैं कि भाई हम कितने बाह्य क्षेत्र को बढ़ाएं कि हमें यहाँ पे क्षेत्र जो बचा हुआ है चुंबकत्व इतना रह जाए। किसी हम चाह सकते हैं कि यार ऐसा कितना निकले H की वैल्यू कि B इतना सा आ जाए, तो कौन सा पदार्थ हो सकता है। इस प्रकार मशीनों में और विभिन्न इक्विपमेंट में जो हम चयन करते हैं पदार्थ का, चुंबकीय पदार्थ का, वो कहलाता है, उसके किसके माध्यम से होता है, चुंबकीय शैथिल्य पाश। इसके अंदर दो ही मेन चीज़ आई थी, एक तो ये चुंबकत्व अवशेष आ जाता है और एक ये निग्राहिता कहलाती है। समझ में आ गया बात। अब कोई बच्चा ये बताए कि अल्टीमेटली अगर जिस तरह से हमने एक चुंबकत्व पैदा कर दिया इसके अंदर, अब इसको वापस जीरो कैसे कर सकते हैं। इस डायग्राम को देख के बताओ। इसको जीरो कैसे करेंगे, अपने को यहाँ आना है, यहाँ पे, अब कर पे तो हम यहाँ से कूद फांद के तो यहाँ पे आ गए, अब इस पे आना चाहते हैं वापस, से कैसे आए। या तो ताप बढ़ाओ या क्या करो, H कम किया आपने आपके, ठीक है, H कम पे देखा, H कम पे क्या होगा, फिर उसके बाद और H कम करो, यानी कि बहुत सारी साइकिल्स आपको अपनानी पड़ेंगी, जब जाके धीरे 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 पूरा चुंबकीय आप लौह चुंबकीय पदार्थ से खत्म कर सकेंगे। ठीक है। इसकी एक लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है, कि अगर सॉफ्ट, क्या कहते हैं, नरम लोहा और कड़ा लोहा, अब देखो नरम लोहा जो है उसमें चुंबकत्व तो हम जितना जल्दी पैदा कर सकते हैं, इजीली पैदा कर सकते हैं, उसको जब हटा देंगे करंट तो वो जल्दी उसके अंदर कम भी हो जाएगा। भाई जो सॉफ्ट आयरन लेंगे, आपने पहले उसमें चुंबकत्व तो पैदा किया, फिर करंट हटाया तो उसमें करीब करीब सारा निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसका कर्व कैसा आएगा, बारीक सा। ठीक है, इसका कर्व आएगा बारीक। थोड़ा सा और सही बना देता हूँ, अच्छा नहीं बना। यानी कि यहाँ पे क्या बात हुई, एक तो चुंबकत्व अवशेष, चुंबकत्वावशेष कम, दूसरा निग्राहिता, तो सरलता से कुछ भी कर सकते हैं इसमें, निग्राहिता भी कम। यानी कि एग्जाम में अगर ऐसा चित्र बना हुआ है जिसकी निग्राहिता भी कम है, ये निग्राहिता है, ठीक है, और ये है, इसमें दोनों कम दिख रहे हो और ये पतला सा कर्व हो, तो अपन कह सकते हैं कि ये नरम लोहे का हिस्टेरेसिस कर्व है। और मान लीजिए कड़ा, बड़ा जो होगा कड़ा लोहा, उसमें क्या होगा, चुंबकत्वावशेष
ज़्यादा होगा और निग्राहिता भी ज़्यादा होगी। ठीक है, किसी बच्चों को समझ में नहीं आया तो बताओ।